चीज़ें वाज़ेह हैं, पहले उन पर बात कर लेते हैं। पिछले 6 माह में इस मुल्क के अंदर, इस इस्लामी रियासत पाकिस्तान के अंदर, इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ वो आपने भी देखा, वो मैंने भी देखा और हम लोगों ने बहुत करीब से देखा और पाकिस्तान के बच्चे ने देखा कि इस मुल्क में पिछले 6-7 माह में क्या हुआ। अरशद शरीफ साहब की बात करें, अरशद शरीफ साहब जो है वो प्रोग्राम करते हैं और कोई मंशात फरोश, कोई डाकू, कोई चोर, कोई लुटेरा, कोई इश्तिहारी, कोई मफरूद जो है वो दरख्वास्त देता है पुलिस को, मंशात फरोश दरख्वास्त देता है पुलिस को। अरशद शरीफ गद्दार है, अरशद शरीफ ने गद्दारी की है और पुलिस ये नहीं देखती कि ये बात कहने वाला चोर है, डाकू है, मतलूब है पुलिस को, बल्कि पुलिस उसकी दरख्वास्त पर अरशद शरीफ के खिलाफ गद्दारी के मुकदमा दर्ज कर लेती है। कौन अरशद शरीफ? वो अरशद शरीफ जिसके घर से 2 जनाजे उठे थे एक दिन जब उनके वालिद की डेथ हुई और उनके भाई जो पाक फौज में थे वो आए और रास्ते में उनको शहीद कर दिया गया। तो 2 मैयतें उठी घर से, जिस अरशद शरीफ के ख़ानदान ने खून दिया हुआ था इस मुल्क की अमन के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए। वो अरशद शरीफ वो वाहिद एंकर था, वो वाहिद सहाफ़ी था जिसने सबसे ज़्यादा जाकर और फ्रंट लाइन के ऊपर जाकर और पाकिस्तान की फ़ौज के शहदा के साथ प्रोग्राम किए, गाजियों के साथ प्रोग्राम किए, जाकर दिखाया पूरी दुनिया को कि कैसे हमारे मुल्क की फ़ौज लड़ रही है, कैसे हमारे जवान अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, कैसे वो इस माँ धरती की हिफाजत कर रहे हैं। उस अरशद शरीफ पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए गए, उस अरशद शरीफ पर पाकिस्तान दुश्मनी के इल्ज़ामात लगाए गए, उस अरशद शरीफ पर कई FIRs की गई और उन FIRs में पूरी तरह मौजूदा हुकूमत जो है वो शामिल थी। इस हुकूमत की ईमा के ऊपर, इस हुकूमत के कहने के ऊपर, इस हुकूमत की गुंडागर्दी बदमाशी के ऊपर जो है वो अरशद शरीफ के ऊपर पाकिस्तान की ज़मीन तंग की गई। और मैं आपको थोड़ा सा अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि जब अरशद शरीफ साहब पर ऐसा टाइम आ गया कि जहाँ पर मैं उनकी रहायशगाह के बाहर खड़ा हूँ, उनकी रहायशगाह के बाहर भी, उनके करीब भी नामालूम अफराद देखे गए, उनके दफ्तर के बाहर भी नामालूम अफराद देखे गए। तो ये वो वक्त था जब अरशद शरीफ साहब को हाथ जोड़ दिए उनके दोस्तों ने, उनके करीबी लोगों ने, उनकी फैमिली ने कि अरशद शरीफ तुम्हारे बच्चे हैं, तुम बहादुर हो, तुम जुर्रत वाले हो, तुम्हारी हुब्बुल वतनी पे किसी को शक नहीं है, तुम्हारी जुर्रत बहादुरी पर किसी को शक नहीं है, तुमने फ्रंट लाइन पे जाके सबसे ज़्यादा प्रोग्राम किए हैं, लेकिन हमारा सोचो, अपने बच्चों का सोचो, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, जब तक ये मौजूदा हुकूमत है तब तक पाकिस्तान से चले जाओ, वरना ये तुम्हारी जान लेकर रहेंगे। अरशद शरीफ साहब पाकिस्तान से चले गए, UAE चले गए, लेकिन मैं इस हुकूमत को, मैं इस निज़ाम को कातिल समझता हूँ अरशद शरीफ साहब का। इस हुकूमत ने राब्ता किया UAE से और कहा कि फौरी तौर पर अरशद शरीफ को डिपोर्ट करो, और उसके बाद अरशद शरीफ साहब अगर उन्होंने असाइलम लेना होता वो असाइलम अप्लाई करते, अगर उनका पाकिस्तान से FIRs के डर कर भागने का इरादा होता तो किसी मुल्क का वीज़ा लेते। लेकिन ये इस बात का सबूत है कि वो FIR से नहीं डर रहे थे, वो अपनों के हाथों मजबूर हो गए थे, अपनों की बेबसी देखकर और अपनों की मिन्नत जो समाज थी उसके ऊपर उसके हाथों बेबस होकर वो UAE जब गए, किसी और मुल्क का वीज़ा नहीं था और UAE से उनको डिपोर्ट किया जा रहा था, तो वहाँ से उनको UAE ने कहा कि आपके पास 48 घंटे का वक्त है, आप यहाँ से चले जाएँ। और फिर वो कीनिया चले गए क्योंकि वहाँ पर वीज़ा नहीं चाहिए था, और फिर जो भी कातिल थे उन्होंने पीछा किया और वहाँ पर उनको शहीद कर दिया गया। अब आ जाएँ इस बात पर कि वहाँ पुलिस क्या कहती है। वहाँ की पुलिस का जो निज़ाम है वो शायद जो मौजूदा हुकूमत है इसके लिए आसान था, क्योंकि ये भी जिस तरह का पुलिस सिस्टम पाकिस्तान में बना रहे हैं, जैसे ये जुल्म जबर तशद्दुद करवाते हैं पाकिस्तान के अंदर, उसी तरह का वहाँ पे हुआ। वहाँ की पुलिस के बारे में जो आप इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स आपके सामने हैं कि पाकिस्तानी 2 लाख से 6 लाख के दरमियान वो बंदा मार देते हैं। वहाँ पे सब वो तो मशहूर हैं कि वो किस तरह से टारगेट किलिंग करते हैं, वहाँ कैसे जो है वो इंसानी खून की पामाली होता है, कैसे लोगों को शहीद किया जाता है। तो उस पुलिस के बारे में ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हैं। लेकिन ये जो बार बार एक सवाल होता है और वैलिड सवाल है कि अरशद शरीफ कीनिया क्यों गए। अरशद शरीफ कीनिया इसलिए गए कि अरशद शरीफ के पास किसी और मुल्क का वीज़ा नहीं था और हुकूमत का दबाव था मुख्तलिफ मुल्कों के ऊपर कि आपने किसी तौर पे भी अरशद शरीफ को अपने मुल्क में नहीं आने देना। तो इसलिए अरशद शरीफ के लिए यहाँ पर भी ज़मीन तंग की गई। ये चीज़ तो इस्टेब्लिश है कि यहाँ के निज़ाम ने, यहाँ की हुकूमत ने, यहाँ के इदारों ने, ये पुलिस इसमें ख़ास तौर पे शामिल है, जिस तरह की FIRs की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि एक से ज़्यादा FIR नहीं हो सकती, लेकिन पुलिस ने पंजाब के कितने शहरों में FIR कर दी। तो इस वक्त लेटेस्ट अपडेट यह है कि अरशद शरीफ साहब की जो डेड बॉडी है वो कल जो है वो वहाँ से रवाना की जाएगी। कोशिश है जारी है। इस वक्त जहाँ मैं अरशद शरीफ साहब की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हूँ, तो रिहाइशगाह के अंदर जो है वो इमरान रियाज खान साहब और दीगर अरशद शरीफ साहब के दोस्त मौजूद हैं और पूरी कोशिश की जा रही है इमरान रियाज खान साहब, समी इब्राहिम साहब, बोल की मैनेजमेंट की तरफ से कि चाहे उनको एयर एम्बुलेंस में लाएँ,
چاہے اسپیشل کلیم کرنا پڑے, جو پے کرنا پڑا ہم کریں گے, لیکن ان کی جو والدہ کی خواہش ہے کہ ان کے بیٹے کو ایز سون ایز پاسبل یہاں پر لایا جائے, تو اس کے لیے بورڈ انتظامیہ سمیع ابراہیم صاحب, عمران ریاض خان صاحب کوشش کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ حکومت کو بھی ہم نے کہا, کیونکہ مجبور ہیں, حکومت یہی ہے, مسلط شدہ ٹولہ ہے لیکن ہیں تو یہی ادارے تو ان کے کنٹرول میں, اس لیے ان سے کہہ رہے ہیں اور واضح کیا ان کے اوپر کہ کوئی وسائل آپ کو نہیں چاہیے, پیسے ہم خود دیں گے, لیکن ظاہر ہے مجبوری ہماری کہ مسلط ٹولہ ہے اور انہی کے ذریعے ہم نے جو ہے وہ وہاں کے سفارت خانے سے رابطہ کرنا ہے. یار یہ میڈیا ٹاک کر لو ایک ساتھ ہے نا, عادت صاحب صدیق لائیو ہے بھیا, آگے سے آئیے یار, آگے سے ادھر ہو جائیے صدیق ہاں ریڈی ہے جی, ویٹ کریں سامنے نہ لائٹ جا رہی ہے. ریڈی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شروع کرتا ہوں حدیث نبوی سے کہ سب سے افضل جہاد ایک ظالم بادشاہ کے آگے سچ بولنا اور حق کی بات کرنا, اور ارشد شریف صاحب ہمیشہ سے سچ بولتے رہے, ہر دور میں انہوں نے سچ بولا اور آخر میں اسی سچ نے شہادت کا وہ ذریعہ بن گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شہادت کو ہم رائے گاہ نہیں جانے دیں گے. جو انہوں نے سچ بول کے وہ گئے, جس جرأت کا انہوں نے مظاہرہ کیا اپنی قوم اور وطن کے لیے, جو انہوں نے قربانی دی, وہ ہم کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیں. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کیا ماحول تھا جس کی وجہ سے ارشد کو پاکستان سے فرار ہونا پڑا. وہ کیا وجوہات تھی کہ اس کو دبئی چھوڑنا پڑا, یو اے ای چھوڑنا پڑا اور دوسرے ملکوں میں جانا پڑا. ان سب کی تحقیقات ہونی چاہیے. آخر اس کا جب گھر یہاں پہ ہے, وہ اس دھرتی کی مٹی ہے, تو کیا وجہ ہے کہ اس کو یہاں سے جانا پڑا. تو یہ ایسے نہیں چل سکتا. یہ پاکستان ہے, یہ کوئی فاشسٹ ملک نہیں ہے اور یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے. یہاں پہ ایک ایکٹیو سول سوسائٹی ہے, یہاں پہ لاکھوں کروڑوں ارشد شریف بستے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اب حق اور سچ کی آواز کو کوئی گولی دبا نہیں سکے. ہم اسی طرح آج میری ان کی والدہ سے جو ملاقات ہوئی, تفصیلی ملاقات ہوئی, اور ان کے گھر والوں سے, تو اس گھر نے بڑی قربانیاں دی پاکستان میں صحافت کے لیے, پاکستان میں سچائی کے لیے. ان قربانیوں کو کوئی بھی اگنور نہیں کر سکتا, ان قربانیوں کو کوئی بھی. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اب ایک بیانیہ بھی بنا جائے گا, اس چیز کو نارملائز کرنے کی کوشش کی جائے گی. جیسے مقصود چپڑاسی کے قتل کو نارملائز کیا گیا, لیکن ہم اسے نارملائز نہیں ہونے دیں گے. اب اس کی تحقیقات ہونی پڑے گی. ایک انسانی جان, ایک قیمتی انسانی جان, ایک پاکستان کا سرمایہ, صدارتی ایوارڈ حاصل یافتہ صحافی کو قتل کر دیا گیا. اس سے پہلے اس کو اس وطن سے چھوڑنا پڑا کیونکہ ماحول اس کے ارد گرد اتنا تنگ کر دیا گیا. تو یہ کیا تانے بانے ملتے نہیں ہیں؟ یہ بالکل ملتے ہیں, اور ہمیں اس کی ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری ہم اس کی ریکارڈ کرتے ہیں. جو جنازہ ارشد شریف کا ہوگا وہ ایک شہید کے شایانہ شان انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. پاکستان کی بہت بڑی شخصیت تھی, کوئی دور دور تک بھی ہم دیکھیں, حالانکہ ہمارے صحافت کے اندر بڑے دلیر لوگ ہیں, لیکن ارشد شریف جیسا جو ایک اثاثہ تھا, ارشد شریف جیسا جو ہیرا تھا, جس دلیری کے ساتھ, مطلب کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے علاوہ کسی چیز کا ڈر ہی نہیں رکھا, اور وہ ہم سے بھی لڑ پڑتا تھا اگر اس کے ذہن میں کوئی بات آ جاتی تھی جو سمجھتا تھا کہ ہم کو غلط بات کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی صحافت ہوتی ہے, یہی دلیری ہوتی ہے, اور ساری دنیا کے صحافیوں کو آج یونائٹ ہونا چاہیے اور ارشد شریف کے اس قتل کا حساب مانگنا ہے. بہت شکریہ. کوئی ہے رپورٹر ٹکر والا یا ایسی ہے؟
देखें बिल्कुल मुतालबा तो सामने आ रहा है, लेकिन एक चीज़ देखें उसामा गाजी साहब कि अरशद शरीफ साहब की शहादत की खबर आने के बाद 9 घंटे 10 घंटे बाद हुकूमत का कोई पहला रद्दअमल आता है। 9-10 घंटे लग गए हुकूमत को, और फिर इस दौरान आप पाकिस्तानी टीवी चैनल्स का, पाकिस्तानी मीडिया का शर्मनाक किरदार देख लें कि मुकम्मल ब्लैकआउट, और चैनल्स को कहा गया कि चलाएं कि जी हादसा हुआ है, हादसे में उनकी ये जो है वो डेथ हुई है। तो ये चीज़ें आपके सामने हैं। मुझे बताएं कि अब सवाल क्यों उठते हैं हुकूमत के कंडक्ट के ऊपर? हुकूमत के कंडक्ट के ऊपर सवाल इसलिए उठते हैं कि अरशद शरीफ पाकिस्तान के शहरी थे, पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ी थे, पाकिस्तान का बड़ा नाम था। तो होना तो ये चाहिए था कि जब ये खबर आई रात 2 बजे से पहले ही खबर आ गई, और दिन को 12 बजे जो है वो हुकूमत जाकर और रद्दअमल पहला दे रही है, तो होना तो ये चाहिए था कि विद इन मिनट्स हुकूमत का रद्दअमल आ जाता, चंद मिनटों के अंदर हुकूमत का रद्दअमल आ जाता, हुकूमत रिएक्ट करती। हुकूमत कहती कीनिया से कि कैसे हमारा इतना बड़ा सहाफ़ी आपकी पुलिस की फायरिंग से जो कहानी बनाई गई उसको शहीद कर दिया गया, कोई तो हुकूमत का रिएक्शन आता। ये तो हुकूमत जिस लबो लहजे में इमरान खान के खिलाफ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, इमरान खान पर आके इल्जामात लगाती है, इमरान खान को आके धमकियां देती है, कोई उतरा तो थोड़ा सा तो कोई रिएक्ट करते हैं, कोई थोड़ी सी तो गरज बरस नजर आती आवाज में, कोई थोड़ी सी तो जो है अपनी इनकी ट्वीट्स में कोई सख्त बात नजर आती। ये तो बिल्कुल एक होम्योपैथिक सा रद्दअमल था। तो फिर इससे तासुर क्या जाएगा? इससे तासुर ये जाएगा कि पता नहीं हुकूमत क्या वो खुश थी इस मामले पर कि अच्छा हुआ है हमारा एक इतना जो हमें एक्सपोज करता था हमारी करप्शन लूट मार को, उस सहाफ़ी को कत्ल कर दिया गया। क्या ये खुश थे? क्या मुतमईन थे इस बात पर? या चोर की दाढ़ी में कोई तिनके वाला मामला था, कोई और ऐसा मामला था कि हुकूमत चाहती थी कि इसके ऊपर ज्यादा बात ना हो, और जब देखा कि पूरी कौम खड़ी हो गई है फिर हुकूमत ने आगे होम्योपैथिक सा जो है वो रद्दअमल देना शुरू किया। तो ये चीजें हैं, ये सवालात हैं जो हर पाकिस्तानी के जहन में। और मुझे बताएं इतना बड़ा सहाफ़ी शहीद कर दिया गया और मीडिया का ब्लैकआउट। सुबह उठूँ 11 बजे, रात जल्दी सो 11 बजे उठे हैं और वर्षा जा रहा है, ऐसे आँखें मलता हुआ बाइक की जरा सामने खत्म पड़ी ऐसे पूरा जैसे वाशरूम होकर वापस आया, फौरन बेटर है वो सब देखा है, ज़मीन गाँव के वजह से
फिर अभी ब्रेक कर देंगे, लगा भाई जल्दी बता। 7-8 मिनट पास जाने हैं। अफजाल भाई ये यहाँ पड़े, मैं 7-8 मिनट हैं अभी।